नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। संविदा की जिद के आगे सात्विक ने हार जरूर मान ली थी, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसे पूरा विश्वास था कि संविदा की माँ रमा देवी यानी कि उसकी सास संविदा को समझाएंगी तो वह ज़रूर मान जाएगी। यही उम्मीद लगाकर उसने अपनी सारी बात रमा देवी को बता दी थी। इसके बाद रविवार को जब संविदा माँ से मिलने आई तो रमा देवी ने उसे पास बिठाकर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, संविदा बेटा, यह मैं क्या सुन रही हूँ? आपने क्या सुना मम्मी? संविदा ने हैरानी से पूछा। यही कि तू गर्भपात कराना चाहती है। मम्मी, आपको कैसे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ और गर्भपात कराना चाहती हूँ? लगता है बात आपको सात्विक ने बताई है। उनके पेट में भी कोई बात नहीं पचती। बेटा, सात्विक ने बताकर कुछ गलत तो नहीं किया। वह जो कह रहा है ठीक ही कह रहा है। बेटा, माँ बनना औरत के लिए बड़े गर्व की बात होती है। तुम्हारे लिए तो ये गर्व की बात है कि तुम्हें ये मौका मिल रहा है और तुम हो कि गर्भ नष्ट कराने की बात कर रही हो। मम्मी, जीवन में बच्चा पैदा करना ही गर्व की बात नहीं होती है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। हमारा नया नया कारोबार है, इसे जमाना ही नहीं बल्कि और आगे बढ़ाना है। बच्चा पैदा करने से पहले उसके भविष्य के लिए बहुत कुछ करना है। बच्चा तो बाद में भी हो जाएगा। अभी बच्चा होता है तो उसकी वजह से कम 2 साल मुझे घर में रहना होगा। मैं ऑफिस नहीं जा पाऊँगी। आपको पता नहीं मैं कितना काम करती हूँ। मेरा काम कौन करेगा? मैं अभी रुकना नहीं चाहती। धीरज रखो बेटा, तुम्हारा कारोबार चल निकला है। जो कमाई है वह भी कम नहीं है। बच्चे के जन्म के बाद तुम ऑफिस नहीं जाओगी तो काम रुकने वाला नहीं है। सात्विक है, मैनेजर है, बाकी का स्टाफ काम देख लेगा। ये तुम्हारे मन का भ्रम है कि तुम्हारी वजह से काम का नुकसान होगा। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो तुम उसे मेरे पास छोड़कर ऑफिस जा सकती हो। इसलिए बच्चा होने दो। गर्भपात कराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे सास ससुर होते तो मुझे ये सब कहने की ज़रूरत ना पड़ती। वे तुम्हें ऐसा ना करने देते। लेकिन मम्मी, देखो बेटा, यह तुम्हारी संतान है। तुम बड़ी और समझदार हो। तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद मैंने तुम भाई बहन को कभी किसी काम के लिए रोका टोका नहीं। अपनी इच्छा तुम पर नहीं थोपी। तुम दोनों को अपने हिसाब से जीने की स्वतंत्रता दी। मम्मी, हमने उसका दुरुपयोग भी तो नहीं किया। हाँ, दुरुपयोग तो नहीं किया, लेकिन अगर तुम लोग कोई काम गलत करते हो तो उसके बारे में समझाना मेरा फ़र्ज़ बनता है ना? बाकी अंतिम निर्णय तो तुम लोगों को ही करना है। अब अपने भैया भाभी को ही देख लो, एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं। कितना परेशान है दोनों। अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेना चाहते हैं, पर राजन की सास इसके लिए राज़ी नहीं है। वैसे तो वे राजन को बहुत मानती हैं, उसकी हर बात का सम्मान करती हैं, लेकिन जब भी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने की बात चलती है, सुधा जी साफ मना कर देती हैं। माँ के कहने पर रीता ने 2 बार टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। बेटा राजन बचपन से ही सीधा, सरल और संतोषी स्वभाव का था, जबकि संविदा महत्वाकांक्षी और जिद्दी स्वभाव की थी। ऐसी लाडली होने की वजह से हो गई थी, लेकिन पढ़ाई में दोनों बहुत होशियार थे। शायद इसलिए माँ और भाई संविदा की जिद को चला रहे थे। पढ़ाई के दौरान ही राजन को रीता से प्यार हो गया तो रमा देवी ने रीता से उसकी शादी कर दी। रीता ने अपनी ओर से राजन के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखा था। शायद राजन का स्वभाव उसे पसंद आ गया था। रीता के पिता बहुत बड़े कारोबारी थे। नोएडा में उनकी 3 फैक्ट्रियाँ थीं। वह माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसे किसी चीज़ की कमी तो थी नहीं, बस एक अच्छे जीवन साथी की ज़रूरत थी। राजन उसकी जाति बिरादरी का पढ़ा लिखा संस्कारी लड़का था, इसलिए घर वालों ने भी ऐतराज़ नहीं किया और रीता की शादी राजन से कर दी। शादी के बाद राजन ससुराल में रहने लगा, लेकिन ऑफिस जाते और घर लौटते समय वह माँ से मिलने ज़रूर जाता था। हर रविवार को रीता भी राजन के साथ सास से मिलने आती थी। इस तरह रमा देवी अपने दोनों बच्चों की तरफ से बेफिक्र थी। भाई की तरह संविदा ने भी सात्विक से प्रेम विवाह किया। सात्विक पहले नौकरी करता था, उसे 6 अंकों में वेतन मिलता था। उसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। 3 बेडरूम का फ्लैट था, गाड़ी थी। पिता काफ़ी पैसा और प्रॉपर्टी छोड़ गए थे। वे सरकारी अफसर थे।
कुछ समय पहले ही उनकी मौत हुई थी। उनकी मौत के 6 महीने बाद ही सात्विक की माँ की भी मौत हो गई थी। उसके बाद संविदा और सात्विक ही रह गए थे। सात्विक का कोई भाई बहन नहीं था। संविदा भी पहले नौकरी करती थी। उसे भी 6 अंकों में वेतन मिलता था। इस तरह पति पत्नी अच्छी कमाई कर रहे थे, लेकिन संविदा को इसमें संतोष नहीं था। वह चाहती थी कि भाई की तरह उसका भी अपना कारोबार हो, क्योंकि नौकरी और अपने कारोबार में बड़ा अंतर होता है। अपना कारोबार अपना ही होता है। यही सोचकर उसने सात्विक को प्रेरित किया, जिससे उसने अपना कारोबार शुरू किया, जो चल निकला। कारोबार शुरू करने में राजन के ससुर ने काफ़ी मदद की थी। रमा बेटी को मनाने की कोशिश कर रही थी, पर वह जिद पर अड़ी थी। रमा ने उसे मनाने के लिए अपनी बहू रीता को बुलाया था, लेकिन वह अभी तक नहीं आई थी। वह क्यों नहीं आई, यह जानने के लिए रमा देवी फ़ोन करने जा ही रही थी कि तभी डोरबेल बजी। रीता अकेली आई थी। राजन किसी ज़रूरी काम से बाहर गया था। संविदा भैया भाभी की बात जल्दी से नहीं टालती थी। वह अपनी भाभी को बहुत प्यार करती थी। रीता भी उसे छोटी बहन की तरह मानती थी। संविदा ने भाभी को देखा तो दौड़कर गले लग गई। बोली, भाभी आप ही मम्मी को समझाएं, अभी मुझे कितने काम करने हैं, जबकि ये लोग मुझ पर बच्चे की जिम्मेदारी डालना चाहते हैं। रीता ने उसका हाथ पकड़कर पास बिठाया और फिर गर्भपात ना कराने के लिए समझाने लगी। यह क्या भाभी, मैंने तो सोचा था आप मेरा साथ देंगी, पर आप भी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाने लगी। संविदा ने ताना मारा। खैर, तुम अपनी भाभी के लिए एक काम कर सकती हो। कहो, लेकिन आपको मुझे इस बच्चे से छुटकारा दिलाने में मदद करनी होगी। संविदा, तुम एक काम करो, अपना ये बच्चा मुझे दे दो। रीता, रमा देवी चौंकी। हाँ मम्मी, इसमें हम दोनों की समस्या का समाधान हो जाएगा। पराया बच्चा लेने से मेरी मम्मी मना करती हैं, जबकि संविदा के बच्चे को लेने से मना नहीं करेंगी। इससे संविदा की भी समस्या हल हो जाएगी और मेरी भी। संविदा भाभी के इस प्रस्ताव पर खुश हो गई। उसे रीता का यह प्रस्ताव स्वीकार था। रमा देवी भी खुश थी, लेकिन उन्हें संदेह था तो सात्विक पर कि पता नहीं वह मानेगा या नहीं। संविदा ने आश्वासन दिया कि सात्विक की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसे वह मना लेगी। इस तरह मामला सुलझ गया। संविदा ने वादा करने के लिए हाथ बढ़ाया तो रीता ने उसके हाथ पर हाथ रखकर गर्दन हिलाई। इसके बाद संविदा उसे गले लगकर बोली, लव यू भाभी। पर बच्चे के जन्म तक इस बात की जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए, रीता ने संविदा से कहा। ठीक समय पर संविदा ने बेटे को जन्म दिया। सात्विक बहुत खुश था। बेटे के जन्म के बाद संविदा मम्मी के यहाँ रह रही थी। इस बीच रीता ने अपने लीगल एडवाइज़र से लीगल दस्तावेज तैयार करा लिए थे। रीता ने संविदा के बच्चे को लेने के लिए अपनी मम्मी और पापा को राज़ी कर लिया था। उन्हें भी एतराज़ नहीं था। राजन के एतराज़ का सवाल ही नहीं था। लीगल दस्तावेजों पर संविदा ने दस्तखत कर दिए। अब सात्विक को दस्तखत करने थे। सात्विक से दस्तखत करने को कहा गया तो उसने एकदम कर दिए। यह बात संविदा को थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। समय बीतने लगा। संविदा जो चाहती थी वह हो गया था। 2 महीने आराम करके संविदा ऑफिस जाने लगी थी। काफ़ी दिनों बाद आने से उसका काम कुछ ज़्यादा था। फिर बड़ा ऑर्डर आने से संविदा काम में कुछ इस तरह व्यस्त हो गई कि रीता के यहाँ आना जाना तो दूर, वह उससे फ़ोन पर भी बातें नहीं कर पाती। एक दिन रीता ने फ़ोन किया तो संविदा बोली, भाभी लगता है आप बच्चे में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गई हैं, फ़ोन भी नहीं करती। आप व्यस्त रहती हैं इसलिए फ़ोन नहीं किया। दिन भर ऑफिस की व्यस्तता, शाम को थकी मांदी घर पहुंचती हो, सोचती हूँ फ़ोन करके क्यों बेकार परेशान करूँ। भाभी, इसमें परेशान करने वाली क्या बात हुई? अरे आप कभी भी फ़ोन कर सकती हैं। भाभी, आप ऑफिस टाइम में भी फ़ोन कर सकती हैं, तब भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपके लिए तो मैं हमेशा फ्री रहती हूँ। संविदा ने कहा, बताओ दिव्य कैसा है? दिव्य तो बहुत अच्छा है। तुम्हारा धन्यवाद कैसे अदा करूँ, मेरी समझ में नहीं आता। इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं हैं। मम्मी पापा बहुत खुश रहते हैं, पूरा दिन उसी के साथ खेलते रहते हैं। तुम्हारे भैया तो दिन में न जाने कितनी बार ऑफिस से फ़ोन करके उसकी आवाज़ सुनाने को कहते हैं। शाम 4 बजे तक सारा कामकाज मैनेजर को सौंप कर आ जाते हैं। रात को खाना खाकर सभी दिव्य को लेकर टहलने निकल जाते हैं। दिव्य के आने से मेरे घर में रौनक आ गई है। इसके लिए संविदा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। संविदा, अरे अरे दिव्य, संविदा मैं तुम्हें फिर फ़ोन करती हूँ। ये तेरा बेटा जो भी हाथ लगता है सीधा मुंह में डाल लेता है। छोड़ छोड़। इसके बाद दिव्य के रोने की आवाज़ आई और फ़ोन कट गया।
ये भाभी भी ना, दिव्य अब मेरा बेटा कहाँ रहा। जब उन्हें दे दिया तो वह उनका बेटा हुआ ना, लेकिन जब भी कोई बात होती है भाभी तेरा बेटा ही कहती रहती हैं। पागल। बड़बड़ाते हुए संविदा ने फ़ोन मेज पर रख दिया। इसके बाद मोबाइल में संदेश आने की घंटी बजी। रीता ने व्हाट्सएप पर दिव्य का फ़ोटो भेजा था। दिव्य को रीता की मम्मी खिला रही थी। संविदा आनंद के साथ फ़ोटो देखती रही। रीता का फ़ोन नहीं आया तो संविदा ने सोचा वह रात को फ़ोन करके बात करेगी। इसी बीच संविदा को कारोबार के संबंध में विदेश जाना पड़ा। विदेश से वह दिव्य के लिए ढेर सारे खिलौने और कपड़े ले आई। सारा सामान लेकर वह रीता के घर पहुंची। रीता ने उसे गले लगाते हुए पूछा, तुम कब आई संविदा? आज सुबह ही आई हूँ। घर में सामान रखा, फ्रेश हुई और सीधे यहाँ आ गई। पानी का गिलास थमाते हुए रीता ने पूछा, कैसे रही तुम्हारी कारोबारी यात्रा? बहुत अच्छी। इतना ऑर्डर मिल गया है कि 2 साल तक फुर्सत नहीं मिलेगी। बेड पर सामान रखकर इधर उधर देखते हुए संविदा ने पूछा, दिव्य कहाँ है? उसके लिए खिलौने और कपड़े लाई हूँ। दिव्य मम्मी के साथ खेल रहा है। तभी दिव्य को लेकर सुधा आ गई। शायद उन्हें संविदा के आने का पता चल गया था। संविदा ने चुटकी बजाकर दिव्य को बुलाया। देख दिव्य, तेरे लिए मैं क्या लाई हूँ। इसके बाद संविदा ने खिलौना निकालकर दिव्य की ओर बढ़ाया। खिलौना लेकर दिव्य ने मुंह फेर लिया। इसके बाद संविदा ने दिव्य को गोद में लेना चाहा तो वह रोने लगा। इस पर रीता ने कहा, अरे यह तो रोने लगा। वह क्या है ना संविदा, यह किसी भी अजनबी के पास बिल्कुल नहीं जाता। संविदा ने हाथ खींच लिए तो दिव्य चुप हो गया। संविदा उदास हो गई। उसका मुंह लटक गया। वह कैसे अजनबी हो गई जबकि असली माँ तो वही है। संविदा जो कपड़े लाई थी अपने हाथों से दिव्य को पहनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुछ देर बातें करके वे सारा सामान भाभी को देकर वहाँ से निकली तो सीधे माँ के घर चली गई। वह माँ के गले लगकर रो पड़ी कि वह अपने ही बेटे के लिए अजनबी हो गई है। रमा देवी ने संविदा के सिर पर हाथ फेरते हुए समझाया कि वह जी ना छोटा करे। दिव्य थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर खुद ही उसके पास आने लगेगा। उसने अपनी खुशी भाई भाभी को दी है, इसलिए अब उसे अपना बेटा मानकर मन को दुखी ना करे। इसके बाद संविदा को पानी पिलाकर उसके कारोबार और विदेश की यात्रा के बारे में बातें करने लगी तो संविदा उत्साह में आ गई। अब तक दिव्य 10 महीने का हो गया था। 2 महीने बाद उसका जन्मदिन आने वाला था। सभी उत्साह में थे कि खूब धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाएगा। जन्मदिन मनाने में मदद के लिए संविदा को भी एक दिन पहले आने को कह दिया था। जब भी रीता और संविदा की बात होती थी, रीता ये बात याद दिलाना नहीं भूलती थी। संविदा भी बहुत खुश थी। उस दिन मीटिंग खत्म होने के बाद संविदा ने मोबाइल देखा तो रीता की 10 मिस्ड कॉल्स थी। इतनी ज़्यादा मिस्ड कॉल्स, कहीं मम्मी? उसके मन में किसी अनहोनी की आशंका हुई। संविदा ने तुरंत रीता को फ़ोन किया। दूसरी ओर से रीता के रोने की आवाज़ आई। रोते हुए उसने कहा, कहाँ थी तुम? कितने फ़ोन किए? तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मीटिंग में थी। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो इतने सारे फ़ोन कर दिए? दिव्य को अस्पताल में भर्ती कराया है, रीता ने कहा। संविदा ने तुरंत फ़ोन काटा और सीधे अस्पताल जा पहुंची। दिव्य तमाम नलियों से घिरा स्पेशल रूम में बेड पर लेटा था। नर्स उसकी देखभाल में लगी थी। डॉक्टर भी खड़े थे। वह अंदर जाने लगी तो रीता ने रोका। डॉक्टर ने अंदर जाने से मना किया है। क्या हुआ है दिव्य को? संविदा ने पूछा। कई दिनों से बुखार था। फैमिली डॉक्टर से दवा ले रही थी, लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा था। आज यहाँ ले आई तो भर्ती कर लिया। अब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। संविदा सोचने लगी, इतने दिनों से बुखार था, राजन ने ध्यान नहीं दिया। यह इनका अपना बेटा तो है नहीं, इसलिए ध्यान नहीं दिया। खुद पैदा किया होता तो ममता होती। मेरा बच्चा है ना, इसलिए इतनी लापरवाह रही। आज कुछ हो जाता तो? संविदा ने सारे काम मैनेजर को समझा दिए और खुद अस्पताल में रुक गई बेटे की देखभाल के लिए। रीता ने उससे बहुत कहा कि वह घर जाए, दिव्य की देखभाल वह कर लेगी, पर संविदा नहीं गई। उसकी जिद के आगे रीता को झुकना पड़ा। अगले दिन किसी ज़रूरी काम से संविदा को ऑफिस जाना पड़ा। वह ऑफिस से लौटी तो देखा रीता दिव्य के कमरे से निकल रही थी। संविदा ने इस बारे में डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा, माँ को तो अंदर जाना ही पड़ेगा, बिना माँ के बच्चा कहाँ रह सकता है। संविदा का मुंह उतर गया। माँ वह थी, अब उसका स्थान किसी दूसरे ने ले लिया था। वह दिव्य को देख तो पाती थी, लेकिन बीमार बेटे को गोद में नहीं ले पाती थी। इससे तरह 2 दिन बीत गए। रोजाना शाम को सात्विक भी अस्पताल आता था। रीता भी संविदा से निश्चित रहने को कहती थी, लेकिन वह निश्चित नहीं थी। अब वह दिव्य को पल भर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती थी। 5वें दिन डॉक्टर ने दिव्य को घर ले जाने के लिए कह दिया। सभी रमा देवी के घर इकट्ठा थे। संविदा ने दिव्य को गोद में लेकर कहा,
मैंने इसे जन्म दिया है, इसलिए ये मेरा बेटा है। यह मेरे साथ रहेगा। तुम्हारा बेटा कैसे है? मैंने इसे गोद लिया है, रीता ने तल्खी से कहा। तुम इसे कैसे ले जा सकती हो? कुछ भी हो, अब मैं दिव्य को तुम्हें नहीं दे सकती। तुम उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर सकी। बिना देखभाल किए ये इतना बड़ा हो गया। एक बार जो हो गया, अब वह दोबारा नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है? अब तुम्हारा कारोबार कौन देखेगा? इसे दिन में संभालोगी, ऑफिस कौन देखेगा? तुम्हें इस सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कारोबार मैनेजर संभाल लेगा, तो ऑफिस सात्विक। मेरे कारोबार और ऑफिस के लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी हो, अब मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा। रीता और संविदा को लड़ते देख सब हैरान थे। ननद भौजाई का प्यार पल भर में ख़त्म हो गया था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कोई किसी को क्या कहकर समझाए। रीता ने धमकी दी कि उसके पास दिव्य को गोद लेने के कागज़ हैं, तो संविदा ने कहा कि उन्हीं को लेकर देखती रहना। रीता ने दिव्य को गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो राजन ने उसके हाथ थाम लिए, उसे पकड़कर बाहर लाया और कार में बिठा दिया। रीता रो पड़ी। राजन ने कार बढ़ा दी। राजन ने रीता को चुप कराने की कोशिश नहीं की। रास्ते में रीता के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। रीता ने आंसू पोंछ फ़ोन रिसीव किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मेरी योजना किसी को नहीं बताई, इसके लिए आभार। क्योंकि उस समय संविदा को गर्भपात ना कराने का दबाव डालने के बजाय यह उपाय ज़्यादा अच्छा था, जो सफल भी रहा। राजन ने रीता की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में।